नमस्कार। तर्कस निःशुल्क व मुक्त शिक्षा की पहल के अंतर्गत एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग गद्य खंड के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम आप कहते हैं भावार्थ लेखन। तो चूंकि हम आप वर्तमान में गद्य खंड जो अपठित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर आधारित प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भावार्थ। कोई एक हमको परीक्षा में गद्य खंड दिया जाता है अपठित, और ये कहा जाता है कि आप उस गद्यांश के आधार पर उसका भावार्थ लेखन कीजिए। तो अब हमें दो बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझनी है। पहली कि किसी भी विषय का, किसी भी चीज का, किसी भी गद्य खंड का भाव क्या है और उन भावों का क्या अर्थ होता है। तो भावार्थ शब्द से हमें एक ठीक इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भाव क्या है और उन भावों का अर्थ क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हमें भावार्थ लेखन के लिए कहा जाए तो हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और भावार्थ लेखन में किन चीज़ों को प्रस्तुत करने पर बल देना चाहिए। तो इस तरीके से भावार्थ लेखन के इस पूरे प्रश्न में दो भाग हो गए। पहला कि भावार्थ क्या है वो हम ठीक रूप में जानें, दूसरा उस भावार्थ को कैसे लिखा जाए इसकी ठीक जानकारी हो। तो पहले भाग पर हम आप चर्चा शुरू करते हैं कि भावार्थ क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाव क्या है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य का शरीर या मनुष्य की पूरी जो संरचना है उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक उसका बुद्धि पक्ष और दूसरा उसका हृदय पक्ष। मानव जीवन का संतुलन वो वास्तव में इन्हीं दोनों के संतुलन से या इन्हीं में से किसी से चलता है। या तो बुद्धि से संचालित होता है या तो भाव से संचालित होता है, लेकिन सर्वाधिक इन दोनों के मेल जोल से संचालित होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो बुद्धि बल से संचालित होते हैं, जिन्हें हम आप बुद्धिजीवी कहते हैं। जैसे कोई दर्शन शास्त्री है, कोई राजनेता है या कोई वैज्ञानिक है। तो वास्तव में विज्ञान वह पूरी तरीके से बुद्धि से संचालित विषय है, भावना से नहीं है। राजनीति बुद्धि से संचालित विषय है, इसी तरीके से दर्शन बुद्धि से संचालित है। जो बुद्धि से संचालित होगा उसमें तर्क का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो तर्क के आधार पर ही हमारी बुद्धि किसी भी विषय को ग्रहण करेगी। सही गलत का निर्धारण वह हमारी बुद्धि किसी तर्क शक्ति के आधार पर ही करेगी। तो इसलिए बुद्धि का सीधा संबंध तर्क से है। जब बुद्धि कोई तर्क करती है तो उस तर्क के आधार पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है वही विचार बनता है, वही विचार रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए बुद्धि स्रोत हो गई। बुद्धि का जो प्रक्रम है, बुद्धि की जो क्रियाएं हैं वह तर्क शक्ति के आधार पर संचालित होंगी, और ऐसी तार्किक बातें जिन्हें बुद्धि निष्कर्ष रूप में प्राप्त करेगी वही विचार के रूप में स्थापित होते हैं। तो ये तो हमारे जीवन का एक पक्ष हो गया। इसमें हम राजनीतिज्ञ को, किसी युद्ध के सेनापति को, किसी दर्शन शास्त्री को या किसी वैज्ञानिक को समझ सकते हैं। उनकी कार्यशैली वह बुद्धि पक्ष से ही निर्णायक होती है। दूसरा जो भाव पक्ष होता है उसका उद्गम हमारा हृदय होता है। हमारा जो हृदय है वह वास्तव में भावनाओं से संचालित होता है, उसमें तर्क की कोई जगह नहीं होती है। अगर हमें सुबह का उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है तो आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि क्यों अच्छा लगता है। अगर किसी नदी का बहना हमको अच्छा लगता है तो ये नहीं हम बता सकते हैं कि हमें क्यों अच्छा लगता है। तो वास्तव में हृदय चूंकि भाव पक्ष से उद्भूत होता है, इसलिए भावनाओं के कारण हम तर्क की कोई जगह नहीं रख पाते हैं। और इसलिए जब आप हमसे पूछते हैं कि आपको क्यों ये पसंद है, क्यों ये नहीं पसंद है, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उत्तर उसका दिया जा सकता है जो तर्क के आधार पर हो। तर्क के आधार पर होगा तो उसका कोई पायदान होगा, उसकी सीढ़ी होगी, उसकी जड़ें होंगी। लेकिन भावनाएं वह कभी भी प्रकट हो सकती हैं, कभी भी उलट सकती हैं। जैसे प्रेम एक भावना है। आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है, प्रकृति के साथ हो सकता है, पशु पक्षियों के साथ हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। लेकिन आपसे मैं ये पूछूं कि आप प्रकृति से क्यों प्रेम करते हैं, आप उस अमुक व्यक्ति से क्यों प्रेम करते हैं,
तो आपके पास इस क्यों का जवाब नहीं होगा, ये बस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। अंधा क्यों है? क्योंकि उसके पास तर्क रूपी पैर नहीं है। तो जिसके पास तर्क रूपी आंखें नहीं है, तर्क रूपी पैर नहीं है, इसलिए उसकी रीति नीति का हमें पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही चीज को या ऐसी बातों के लिए हम सिर्फ कह सकते हैं कि वो अंधी है। इसलिए प्रेम के साथ एक विशेषण भी जोड़ दिया जाता है कि प्रेम अंधा है। लेकिन दर्शन कभी अंधा नहीं होगा, विज्ञान कभी अंधा नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर दोनों में अंतर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि भावों में कितना विचलन होता है। हो सकता है कि आप जिससे आज बहुत प्रेम करते हो, कल किसी कारण आप उससे उतनी ही घृणा भी करने लगे। तो प्रेम का स्थान यहाँ घृणा ने ले लिया, निष्कर्ष पूरी तरह से उलट गया। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदल गई। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं होगा। विज्ञान आज अगर किसी चीज को सत्य मानता होगा तो जब तक कोई दूसरा तर्क नहीं मिलेगा तब तक वह उसे असत्य नहीं मानेगा। और अगर वह किसी को असत्य मानेगा तो उसके पीछे भी तर्कों की एक सीढ़ी खड़ी होगी। हम आप देखते हैं जैसे कोई अभिनेता है, जैसे कोई कवि है, जैसे छोटा बच्चा है, शिशु है, तो इन सबके जीवन का संचालन कैसे होता है? भावनाओं के आधार पर होता है। कोई अभिनेता जब अभिनय करता है तो भावों की चाशनी में डूब जाता है। कोई कवि जब किसी कविता को लिखता है, वो वीर रस में लिखता है, भक्ति रस में लिखता है, तो भावों की चाशनी में डूब जाता है। जो छोटा सा शिशु होता है, उसके मन में कोई भाव आ गया, किसी चीज से वो डर गया, डर की भावना मन में पैदा हुई तो रोने लगेगा। किसी चीज को देखकर उसे अच्छा लगा तो हंसने लगेगा। अब आप ये नहीं तर्क कर सकते हैं कि वह शिशु क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है। क्यों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तर्क नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि मानव जीवन में जब ये दोनों चीजें होंगी तो उससे जो कुछ निकलेगा, अर्थात जीवन से जो उद्भूत होगा या मैं जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ कहूंगा, उसमें दोनों बातें होंगी। क्यों? क्योंकि अच्छा जीवन वही होगा जहां भाव का और विचार का तालमेल हो, अर्थात हृदय और बुद्धि के संतुलन से जो जीवन आगे बढ़ेगा वही जीवन संतुलित जीवन कहलाएगा। कोई भी एक पक्ष हो जाए, जैसे पूरी तरीके से हृदय पक्ष समाप्त हो जाए और केवल बुद्धि से ही संचालन हो तो वह मनुष्य क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा, रोबोट हो जाएगा, उसमें भाव नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भावनाओं के आधार पर ही संचालित हो, बुद्धि का लोप हो जाए, तो एक शिशु की तरह व्यवहार करेगा या एक पागल की तरह व्यवहार करेगा या उसकी बातों का कोई आधार नहीं होगा। तो संतुलित जीवन किस पर निर्भर करता है? वह भाव पक्ष और विचार पक्ष के संतुलन पर, अर्थात बुद्धि और हृदय के संतुलन पर। तो हमसे आपसे जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है वह किसी गद्य खंड का कभी कभी विचार पक्ष भी पूछ लिया जाता है। कई सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी गद्य खंड का विचार पक्ष पूछ लिया जाता है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो भाव पक्ष पूछा गया है। तो अब आपको ये ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या विचार लिखना है, क्या भाव लिखना है। अब हम आप देखते हैं कि हमारे जीवन में दया, करुणा, ईर्ष्या, दुख, काम, क्रोध, मद, मोह, ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं मिलती हैं। अब यह सारी अवस्थाएं कैसी हैं? भावात्मक अवस्था है। तो जब हम किसी गद्य खंड को पढ़ें तो 2-3 बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें वास्तव में उसका विचार पक्ष, उसका भाव पक्ष या स्पष्ट होने लगेगा। मैंने आपको बताया था कि भाव पक्ष के लिए हम लेखक की मनःस्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जब वो कोई बात कहता है तो दुख के साथ कहता है, क्षोभ के साथ कहता है, निराशा के साथ कहता है, प्रेरणा देने के लिए कहता है, उपदेश के साथ कहता है, वीरता का वर्णन कहीं कर रहा है, भक्ति भावना के साथ कोई बात कह रहा है। तो जब लेखक कोई बात कहेगा तो जाहिर सी बात है उसके पीछे उसकी कोई न कोई मनःस्थिति होगी। हमें गद्यांश को पढ़ते समय उसी मनःस्थिति को कोट करना होगा कि जब लेखक इस गद्य खंड में इस बात को कह रहा है तो इसको कहने के पीछे उसकी मनःस्थिति सुख की, दुख की, घृणा की, क्रोध की, देश प्रेम की, भक्ति की, मोह की, किस प्रकार की स्थिति उसके मन में दिखाई देती है। तो जब आप गद्य खंड पढ़ेंगे तो 2-3 बार पढ़कर पहले आप लेखकीय मनःस्थिति का और उसके मन में चल रहे भावों की थाह लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए, भावार्थ का क्या मतलब होगा? जो लेखक के मन में भाव चल रहे हों उन्हीं भावों का अर्थ। तो भावार्थ शब्द से हमारा आशय क्या है? लेखकीय मनःस्थिति जो प्रकट हो रही है उनके भाव क्या हैं और उन्हीं का अर्थ हमको आपको प्राप्त करना है। यह भाव 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कैसे?
पहला भाव जो होता है वह किसी रचना में अनेक प्रकार के भाव पाए जाएंगे। तो जब उन भावों को हम बांटते हैं तो हमें उसमें दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। अब ये श्रेणियां किस आधार पर दिखाई देती हैं? ये श्रेणियां उन भावों की व्याप्ति कितनी है, शुरू से अंत तक उन भावों की उसमें क्या स्थिति है। दो स्थितियां मिल सकती हैं। पहला, कोई भाव ऐसा हो जो पूरे गद्यखंड का केंद्रीय विषय हो, जो पूरे गद्यखंड में आद्योपांत अर्थात शुरू से लेकर अंत तक वह पूरी तरीके से उसमें विद्यमान रहा हो सकता है कि वह भाव उस पूरे गद्यखंड का केंद्रीय भाव रहा हो। तो जब कोई भाव ऐसा हो जो उस गद्यखंड में सबसे ज्यादा सशक्त रूप में हो, आद्योपांत शुरू से अंत तक विद्यमान हो, और वही भाव उसका केंद्रीय विषय बनता हो, लेखक की मन स्थिति में वह सबसे ज्यादा स्पष्ट हो, तो अगर यह किसी के भीतर मिलता है तो हम ऐसे भाव को क्या मानेंगे? मुख्य भाव मानेंगे। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे भाव ऐसे हों जो छिटपुट रूप से उस गद्यखंड में कोई किसी प्रसंग में आया हो, कोई किसी प्रसंग में आया हो, कोई अन्य कहीं आया हो, तो ऐसे छोटे मोटे भाव भी हमको वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऐसे छोटे मोटे भाव होंगे वह केंद्रीय विषय नहीं होंगे, वह बल्कि केंद्रीय भाव जो होगा उसके सपोर्टिंग रोल में होंगे। अर्थात कैसे होंगे? पूरक प्रकृति के होंगे। जो मेन भाव होगा, केंद्रीय भाव होगा, मुख्य भाव होगा, वह लीडिंग रोल प्ले करेगा। जो गौड़ भाव होंगे, जो छोटे भाव होंगे, जो यदा कदा विभिन्न प्रसंगों में आए होंगे, वह मुख्य भाव के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी पिक्चर को आप देखते होंगे तो उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो हीरो होता है या उस पिक्चर का सबसे केंद्रीय व्यक्ति होता है, जिसको आप अभिनेता कहते हैं या अभिनेत्री होती है, लेकिन उसके साथ कई सपोर्टिंग रोल करने वाले भी होते हैं। तो वो हीरो जो होता है वह तो पिक्चर में शुरू से अंत तक केंद्रीय विषय बना होता है, पूरी जगह होता है, लेकिन जो सह अभिनेता होते हैं, जो पूरक होते हैं, सपोर्टिंग रोल करते हैं, वो यदा कदा किसी प्रसंग में किसी सीन में आते हैं और उसके बाद लैप्स हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से अगर हम भावों की व्याप्ति के आधार पर देखेंगे तो हमें दो स्थितियां मिलेंगी। एक, जो स्थितियां निर्णायक हों, जो आद्योपांत विद्यमान हो, जो उसका केंद्रीय विषय हो। अगर यह स्थिति कहीं हमको मिलेगी तो हम मानेंगे कि यह मुख्य भाव है। एक बात और ध्यान रखना है, मुख्य भाव किसी गद्यखंड का एक ही होगा, यह भी ध्यान रखना है। पूरक भाव तो अनेक होंगे लेकिन मुख्य भाव क्या होगा? एक होगा। तो व्याप्ति के आधार पर मुख्य भावों की पहचान कैसे होगी? वह निर्णायक प्रकृति का हो, आद्योपांत विद्यमान हो, केंद्रीय रूप में वहां पर हो और एक ही हो, सशक्त रूप में हो। जबकि जो पूरक भाव होंगे या अनेक हो सकते हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, पूरक प्रकृति के होंगे, अलग अलग प्रसंगों में प्रकट होंगे। यहां ध्यान रखना है, क्या होंगे? अलग अलग प्रसंगों में प्रकट होंगे। तो अब मुख्य भाव और गौड़ भावों की हमको पहचान कर लेनी चाहिए। जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, रामचरितमानस का एक उदाहरण मैंने आपके नोट्स में आपको समझाने के लिए दिया है। रामचरितमानस एक रचना है, पूरी रचना आप पढ़ डालिए शुरू से अंत तक। यानी अगर उसके 7 खंडों में हम पहले कांड से लेकर और 7वें कांड तक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम पहचान करें कौन सा भाव ऐसा है जो इस रचना का केंद्रीय भाव है, जो आद्योपांत विद्यमान है, जिसको हम आप देखते हैं कि कहीं पर भी उसका विलोपन नहीं हुआ है। पूरी रचना में वह निर्णायक प्रकृति का बन पड़ा है। तो हम आप देखेंगे पूरे के पूरे रामचरितमानस में वह एक भाव है भक्ति। तो पूरे के पूरे रामचरितमानस में आप किसी को भी उठा लीजिए, हनुमान जी का चरित्र देखेंगे, भरत का चरित्र देखेंगे, विभीषण का चरित्र देखेंगे, माता सीता का चरित्र देखेंगे, तो कहीं भी शुरू से अंत तक और किसी कांड को आप उठा लीजिए तो जो भक्ति की भावना है वह आद्योपांत उसमें विद्यमान है, वह उसका केंद्रीय विषय है। रामचरितमानस का जब आप पाठ करने बैठेंगे तो देखेंगे मन भक्ति से सरोबार हो जाता है, तो इसलिए भक्ति उसका केंद्रीय विषय है। लेकिन पूरक या गौड़ भाव उसमें कौन आए हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे जब दशरथ की मृत्यु होती है, राजा दशरथ की, या राम का वनगमन होता है,
या लक्ष्मण को जो है शक्ति लगती है, तो वहां आप देखेंगे कि शोक की भावना भी दिखाई देती है। ठीक है, लोगों के मन में क्षुब्धता दिखाई देती है, शोक की भावना दिखाई देती है। लेकिन जब भगवान राम का जन्म होता है, जब भगवान राम वनवास से वापस आते हैं, जब भगवान राम जानकी जी का विवाह करते हैं, तब यहाँ पर आप देखेंगे आपके मन में कैसे भाव, उल्लास के भाव हैं, हर्ष के भाव हैं, प्रसन्नता के भाव हैं, खुशी के भाव दिखाई देते हैं। जब आप देखते हैं कि रावण वह अपने अभिमान में बोलता है, अपने गर्व में बोलता है, तब आपको क्या होता है, तब आपको उसके ऊपर क्षुब्धता होती है। तब आप देखते हैं कि जब रावण इतना महापंडित और इस प्रकार का कुबुद्धिपूर्ण कार्य कर रहा है, तब आप उसके इस कृत्य पर दुख भी होता है। यह भी आप देखते हैं कि विभीषण का जब चरित्र आता है, वह भगवान राम के पास आते हैं, तो रावण की गलतियों पर उनके मन में प्रायश्चित का भी भाव दिखाई देता है। कैकेयी का चरित्र देखते हैं तो भगवान राम के प्रति जो कार्य उन्होंने किया था, उनके मन में कहीं न कहीं प्रायश्चित का भाव दिखाई देता है। तो आप देखें कि रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में वह उल्लास भी है, प्रसन्नता भी है, कहीं पर क्षोभ भी है, दुख भी है, हर्ष भी है, आश्चर्य भी दिखाई देता है, पश्चाताप भी दिखाई देता है, ग्लानि भी दिखाई देती है कई प्रसंगों में। तो अब ये सारे भाव विभिन्न प्रसंगों में बिखरे हुए हैं। तो भक्त रामचरितमानस का केंद्रीय भाव हो जाएगा, मुख्य भाव हो जाएगा, और बाकी सारे जो भाव होंगे वो कैसे होंगे, गौड़ भाव हो जाएंगे। तो किसी गद्य खंड में जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह दो प्रकार की स्थितियां मिल सकती हैं, एक मुख्य भाव, एक गौड़ भाव। इनका विभाजन हमने किस आधार पर किया है, उनकी व्याप्ति के आधार पर, उनके प्रगटीकरण के आधार पर। अब इसको एक दूसरे रूप में फिर बांटते हैं। वो किस रूप में बांटेंगे, उनकी गुणात्मकता के आधार पर। उन भावों की गुणात्मकता क्या है, उन भावों की प्रकृति क्या है। अभी तक पहला विभाजन हमने उनकी व्याप्ति के आधार पर किया था कि वो कहाँ से कहाँ तक हैं, और दूसरा विभाजन हम किस आधार पर कर रहे हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी गुणात्मकता के आधार पर। तो अब हम आप देखते हैं हमारे जीवन में दो भाव हैं, जैसे एक भाव दया है और एक भाव हिंसा है। तो हिंसा का भाव क्या सकारात्मक है, नहीं, हिंसा का भाव कैसा है, नकारात्मक है। और दया का भाव कैसा है, सकारात्मक है। तो यानी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं और जो निगेटिव क्वालिटीज हैं, अर्थात सद्गुण जो अच्छे गुण हैं, अच्छे भाव हैं, सद्भाव, और दूसरे दुर्भाव या दुर्गुण रूप में विद्यमान है। तो इसी आधार पर जो सद्भाव हैं उनको हम कह सकते हैं कि सकारात्मक भाव हैं, पॉजिटिव हैं, और जो दुर्भाव हैं, दुर्गुण हैं, उन्हें हम कह सकते हैं निगेटिव भाव हैं। तो प्रकृति के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर हम फिर दो श्रेणियां करते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो ऐसे बहुत सारे भाव आपको मिल जाएंगे, जैसे दया सकारात्मक, करुणा, ये सारे सकारात्मक भाव हैं। दया, करुणा, प्रेरणा, उपदेश, सहानुभूति, वीरता, भक्ति, श्रद्धा, कृतज्ञता, गर्व, परोपकार, ये सारे कैसे हैं, सब के सब सकारात्मक भाव। कहीं इसमें नकारात्मकता लेस मात्र भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भावों की एक सूची और है, जरा देखिए। नकारात्मक है काम, क्रोध, निंदा, क्षोभ, ईर्ष्या, चिंता, रोष, दुख, निराशा, लालच, उन्माद, ये सारे कैसे भाव हैं, नकारात्मक भाव है। इसमें कहीं लेस मात्र भी सकारात्मकता नहीं है। आप किस तरीके से किसी की ईर्ष्या को सकारात्मक कैसे मानेंगे, और ठीक उसी प्रकार प्रेम को, दया को, करुणा को आप नकारात्मक कैसे मानेंगे। तो दो भाव है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। तो हमें भावों की जो पहचान करें वो दो दृष्टियों से करनी है। पहला, मुख्य भाव कौन है, गौड़ भाव कौन है, ये अलग अलग तय कर लें। गौड़ भाव कई होंगे, उनको नोटिस कर लें, मुख्य भाव एक होगा, उसको नोटिस कर लें। दूसरा, जो मुख्य या गौड़ भाव मिले हैं उसमें ये देखें कि नकारात्मक भाव कौन है, सकारात्मक भाव कौन है। हो सकता है या जो आपका मुख्य भाव मिला है यह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, क्योंकि एक ही है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा, जो गौड़ भाव है ये कई है, तो हो सकता है उसमें से कुछ सकारात्मक हो, कुछ नकारात्मक हो। यह भी स्थितियां आ गई। तो जब आप गद्यखंड को पढ़ें, तो जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ें, तो ये जानने का प्रयास करें कि लेखक की मनःस्थिति क्या है। अब आपको पता चल गया कि लेखक आक्रोश के कारण ऐसा कह रहा है, लेखक क्षोभ के कारण ऐसा कह रहा है, दुख के कारण ऐसा कह रहा है, प्रसन्नता में वह बात बोल रहा है। तो आप क्या करें, पेंसिल से कहीं किनारे उस लाइन को
और जो भाव आपने समझा है उसको मार्क कर लें। ठीक है, जब इस तरीके से आप पूरे गद्य खंड को पढ़कर भावों को मार्क कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कुल कितने भाव इसमें हमको मिल रहे हैं, और फिर उनकी व्याप्ति के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर आप तय कर लीजिए कि उसमें से क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, और किसकी स्थिति मुख्य भाव की है, किसकी स्थिति गौड़ की है। तो ये तो आपका भावों का छटनी हो गया। अब उनको लिखना कैसे है, लिखने में क्या क्या ध्यान रखना है, तो वही पुरानी चीजें जो हमने अपने पहले भी डिस्कस की हैं, उसी में थोड़ा एक परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि भावों को लिखना कैसे। इधर हमने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं, जैसे कि भावार्थ की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधा सा एक नियम है कि मूल की 1/2, अर्थात किसी गद्य खंड में जो शब्द प्रयुक्त हैं उनकी कुल शब्दों का 1/2 कर लिया जाए तो वही लगभग हमारा भावार्थ हो जाता है। अर्थात 100 शब्द का कोई गद्यांश है तो आप उसका 1/2 कर लीजिए, अर्थात 50 के आसपास। अब 50 का मतलब एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर 45 से 55 के बीच आप लिख दें तो माना जाएगा कि आपने ठीक लिखा है। तो लगभग 50% होना चाहिए, 1/2 शब्द सीमा मूल की होनी चाहिए। शब्द सीमा गिनने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि एक स्वस्थ लाइन का गद्य खंड की एक लाइन में कुल कितने शब्द है, उसमें है, का, की, में, पर जितना हो सब सहित गिन लीजिए। तो एक लाइन में कुल कितने शब्द हैं और कुल कितनी लाइनें हैं, गुणा कर लीजिए तो आपको मोटा मोटी ये मिल जाएगा कि गद्यांश में कुल कितने शब्द हैं, और बटा 2 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना लिखना है। दूसरी बात कि प्रत्यक्ष कथन अगर कोई होगा तो चेंज कर लेंगे परोक्ष कथन के रूप में। अगर कोई अन्य पुरुष शैली में बात कही है तो ठीक है, अगर उत्तम पुरुष शैली में कही है तो अन्य पुरुष शैली में परिवर्तित कर लेंगे। यानी शैली हमेशा कैसे रहेगी भावार्थ की, अन्य पुरुष ही रहेगी। कथन कैसा रहेगा, हमेशा परोक्ष कथन ही रहेगा। तो ये दोनों बातें पहले भी हमने डिस्कस की थी, सारांश में, संक्षेपण में, भावार्थ व्याख्या में वहां भी लागू होंगी और भावार्थ में भी लागू होंगी। दूसरा, मुख्य भाव का उल्लेख जो है वो जैसे आप भावार्थ लिखना शुरू करें तो पहली ही लाइन में आपको मुख्य भाव का उल्लेख कर देना चाहिए। जैसे कि आप जब पहली लाइन लिखें और मान लीजिए मुख्य भाव आपने भक्ति का उसमें पहचाना, तो आप पहली ही लाइनें शुरू करें कि लेखक गद्य खंड के भीतर भक्ति भाव के अंतर्गत या लेखक के मन का मुख्य भाव भक्ति रूप में दिखाई देते हुए वह इस बात को कहता है, या विवेच्य गद्य खंड के मुख्य भाव के रूप में भक्ति भावना लेखक के मन में विद्यमान दिखाई देती है। तो यहां पर देखिए, भक्ति शब्द को हमें किसी न किसी रूप में पहले सेंटेंस में लाकर या कोड करना होगा कि यही उसका मुख्य भाव है। तो ये बात जो लिखी है कि मुख्य भाव का उल्लेख करें, तो ये मुख्य भाव का उल्लेख प्रथम पंक्ति के भीतर ही आप जहां से लिखना शुरू करें वही कोशिश करें कि मुख्य भाव का उल्लेख हो जाए, पहली बात। दूसरा कि वक्तव्यों के अनुसार पूरक भावों का उल्लेख करें। अभी हमने यहाँ कहीं पूरक भाव छाटा है तो आपको पूरक भाव यहाँ लिखना होगा। जैसे रामचरितमानस का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो मुख्य भाव तो आप ये लिखना शुरू करेंगे कि आचार्य तुलसी के मन में भक्ति की प्रबल भावना होते हुए या भक्ति के मुख्य भावों के अंतर्गत ही उन्होंने इस रचना को लिखा। लेकिन गौड़ भाव हम इंडिकेट करके बताते जाएंगे कि जब वह राजा दशरथ की मृत्यु का प्रसंग बताते हैं तो उनके मन में शोक की भावना दिखाई देती है। जब भगवान राम के वनगमन का प्रसंग चित्रित होता है तब वहां पर शोक की भावना है, लेकिन जब वन से उनका आगमन अयोध्या में होता है तो प्रजा में हर्ष की भावना दिखाई देती है। कैकेयी को अपने कृत्य पर पश्चाताप की भावना, ग्लानि की भावना दिखाई देती है। इसी प्रकार से विभीषण वह अपने भाई के इस अहंकार पर, इस अभिमान पर दुख प्रकट करता है, उसके मन में दुख की भावना दिखाई देती है। तो प्रसंग का उल्लेख करते जाएं और उस पर्टिकुलर शब्द को जिससे भाव प्रकट हो रहा है वह भी उस सेंटेंस के साथ इंक्लूड करते जाएं। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये कैसे पता चल पाएगा कि हम भावों का क्या अर्थ बता रहे हैं और किस प्रसंग में कौन सा भाव हमने नोटिस किया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आप भावार्थ लिखेंगे तो जो पूरक भाव आए हैं उनको भी रेलिवेंट पॉइंट के साथ बताते जाएंगे कि जब लेखक ऐसा कहता है तो उसके मन का यह भाव परिलक्षित होता है। तो इस तरीके से
शुरुआत में मुख्य भाव स्पष्ट कर दें और फिर वक्तव्यों के अनुसार पूरक भावों का उल्लेख करते जाएं। अब एक बात बची क्रमबद्धता, कि कौन सा भाव किस सीक्वेंस में आया है। तो भावार्थ में क्रमबद्धता जैसी कोई बात नहीं होती है, क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है। नीचे के भाव ऊपर लिख दीजिए, ऊपर के नीचे लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भावों की पहचान होनी चाहिए वो ठीक ठीक होनी चाहिए। तो बस इतनी ध्यान रखिए, क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है। दूसरा कि अंत में भाव के शब्दों का पृथक उल्लेख कर देना चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि 1/2 शब्द सीमा में तो आपने भावार्थ लिखा, लेकिन यह जो चीज आप लिखेंगे यह आपके शब्द सीमा में नहीं जोड़ी जाएगी, बल्कि इसका फायदा क्या होगा कि शब्द सीमा से अलग या एक प्रकार की टिप्पणी टाइप की होगी, जिससे हमारा परीक्षक समझ लेगा कि हम भावों को ठीक ठीक समझ पाए हैं और ठीक ठीक लिखे। तो इसकी शब्द सीमा वो आपके शब्द सीमा में यहां काउंट नहीं होगी। ठीक है, एक बात मन में क्लियर कर लीजिए। तो ये जो आप लिखेंगे अर्थात भावार्थ वो 1/2 ही लिखेंगे, बाकी जो ये चीज आप लिखेंगे ये उससे अलग होगी। अब इसमें क्या लिखना है जरा इस बात को समझ लीजिए कि अंत में जब हम कह रहे हैं कि पृथक रूप से आप इसका उल्लेख कर दीजिएगा, तो आप कैसे उल्लेख करेंगे। आप जरा उसकी एक शैली देख लीजिए कि आप कैसे उल्लेख करेंगे। जैसे यहां पर हमने डाल दिया कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, मान लीजिए, और यहां पर आपने हेडिंग डाल दिया भावार्थ। अब ये भावार्थ आपने यहां से लिखना शुरू किया। मान लीजिए कि आपने इतनी दूर में भावार्थ लिख दिया, ये आपका भावार्थ का प्रसंग पूरा हो गया। अब जो आपकी 1/2 शब्द सीमा हमने बताई मूल की, वो केवल इतने के लिए है। नीचे क्या लिखेंगे उससे मतलब नहीं। अब नीचे क्या आपको नोटिस करना है, आप यहां पर 4 हेडिंग बना लीजिए। कौन कौन सी? एक आप यहां पर सबसे पहली हेडिंग बनाइए कि मुख्य भाव। मुख्य भाव, तो जो आपने मुख्य भाव डिसाइड किया हो यहां पर आप लिख दीजिए। दूसरी हेडिंग यहां पर बना लीजिए कि गौड़ भाव। गौड़ भाव, तो गौड़ भाव जो आपने नोटिस किया हो उसको यहां पर 2-3 है, कामा लगा के लिख दीजिए। 2-3 है तो कामा लगा के लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी हेडिंग आप बनाइए सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव, ठीक है, तो ये सकारात्मक भाव हो गया। इसको जो यहां हो 2-3 हो कामा करके लिख दीजिए। इसके बाद आप चौथी हेडिंग बनाइए नकारात्मक भाव। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने सकारात्मक भाव लिख दिया, ये नकारात्मक भाव लिख दिया। हो सकता है कि मुख्य और गौड़ भाव में जो शब्द आपने यहाँ भाव के रूप में लिखा हो, जैसे मुख्य भाव में आपने भक्ति लिखा है, तो हो सकता है यही भक्ति यहाँ सकारात्मक भाव में भी लिखें। ठीक है, तो वो ठीक है, लिखेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से हो सकता है कि ग्लानि, पश्चाताप, दुख, क्षोभ यहाँ आपने गौड़ भाव में लिखा है, तो हो सकता है दुख, पश्चाताप, ग्लानि वो यहाँ नकारात्मक भाव में भी आए। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन जरूर होगा, लेकिन बिना रिपीटेशन हुए हम बात को क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 हेडिंग बनाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जब कोई टीचर कॉपी को जांचेगा तो वो तुरंत ये बात देखते ही समझ जाएगा कि आपने पूरे गद्य खंड का पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से किया है और आपको बिल्कुल आपके मन में यह क्लियर है कि मुख्य भाव क्या है, गौड़ भाव क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, और आपने इसी आधार पर अपने भावार्थ का लेखन किया है। तो कहने का आशय ये है कि टीचर वह आपकी बात को ज़्यादा क्लियर करके समझ जाएगा। तो इसलिए अधिक अंक पाने के लिए परीक्षा में यह आवश्यक है कि हम अपनी लेखन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करें और इस तरीके से भावार्थ लिखने के बाद मुख्य, गौड़ भाव, सकारात्मक, नकारात्मक भावों को सूची बनाकर यहाँ पर क्लियर कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो परीक्षा में हमको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक रहा भावार्थ लेखन का, और गद्य खंड का जो पोर्शन है वो लगभग समाप्त हो गया है। अब इसमें कोई बहुत मेजर एस्पेक्ट्स नहीं बचा है जिस पर हम आप चर्चा करें। मैंने आपको व्याख्या कैसे करें इसकी भी चर्चा की, शीर्षक चयन कैसे करें उसकी भी चर्चा की, संक्षेपण और सारांश कैसे लिखें उसकी भी चर्चा की, और भावार्थ कैसे लिखा जाता है, भावार्थ क्या होता है उसकी भी चर्चा की। तो जो आपका पीसीएस की परीक्षा में, ठीक है, ये भावार्थ मुख्य रूप से पीसीएस की परीक्षा में आता है। तो पीसीएस की परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, जो खंड शिक्षा अधिकारी की आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें,
जो सामान्य हिंदी के लिखित प्रश्न पत्र का पहला सवाल अपठित गद्य खंड से आएगा, उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से अभ्यास करिए। इसका नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। जो बहुत सारे उदाहरण हैं वहाँ के आधार पर हो जाएगा। मैंने आपको सोशल मीडिया की व्यवस्था बताई कि यहाँ पर आप सामने होते तो मैं 1-2 गद्यांश लिख कर आपको अभ्यास भी करवा देता, लेकिन चूंकि ये स्थिति यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप जो नोट्स डाले गए हैं उनको ले लीजिए और उनके आधार पर उसमें 2-4 गद्यांशों का उदाहरण करके समझाया गया है, उनको समझ लीजिए और 2-4 गद्यांश पर अपना वर्कआउट कर लीजिए। तो आपकी तैयारी जो गद्य खंड को लेकर है ये पूरी हो जाएगी। और इस तरीके से जो परीक्षा का पहला प्रश्न होगा वो आप कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी शैली में और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लिख सकेंगे। और कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसमें आशाएं बढ़ जाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे भी आशा है कि आप इस पोर्शन को अच्छे ढंग से करेंगे। देखिएगा, अगर इसमें कहीं कोई बात आपको लगेगा कि छूटी हुई है या क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं किसी दिन पूरे गद्य खंड पर एक प्रश्नोत्तर का सेशन लेकर इन 5-6 टॉपिक से जो भी छोटे बड़े सवाल बच रहे होंगे उनका डिस्कशन एक दिन में कर दूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए ताकि चर्चा आपकी वो निरंतर बनी रहे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपकी मित्र मंडली में, आपके सर्किल में, आपके आसपास ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सामान्य हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र में उनको अड़चनें आ रही हों, आप उनको भी इस कार्यक्रम की जानकारी दें कि तर्कस निःशुल्क व मुक्त शिक्षा की पहल नाम से एक कार्यक्रम इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है जहां से जुड़कर लाभ लिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इस प्रश्न पत्र को लेकर आपको कहीं पर भी कमजोरी नहीं रह जाएगी। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, सटीक नोट्स नहीं मिल पाते हैं, आप इधर उधर भटकते रहते हैं और धन भी ज़्यादा खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं और परिणाम ढाक के 3 बात रहता है। तो मुझे आशा है कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें, अन्य लोगों को भी जोड़ें। अब इसके लिए जो भी होता हो, वीडियो शेयर करना या क्या क्या करते हैं उसमें आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मुझे ज़्यादा तकनीकी की जानकारी नहीं है, तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। आप उस माध्यम से अपने मित्रों को जोड़ें। अगली चर्चा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।